तो मूवी की शुरुआत में हमें पहले ही दिखा दिया जाएगा कि ये जो फैंटास्टिक फोर का फ्यूचरिस्टिक रेट्रो यूनिवर्स है, यहाँ फैंटास्टिक फोर फैमिली को पहले से ही लोग जानते होंगे। साथ ही ये किसी एक मिशन पर काम कर रहे हैं। इनमें से एक सीन ये भी है कि फैंटास्टिक फोर कुछ बच्चों को मोलमैन को कैसे हराया उसके बारे में बता रहे हैं। मोलमैन की ये कहानी हमें एक फ्लैशबैक के साथ दिखाई जाएगी। लगभग ये सीन बैक्स्टर बिल्डिंग का ही होगा और उस क्लासरूम का जहाँ मिस्टर फैंटास्टिक मल्टीवर्स का ज्ञान दे रहे थे। फिलहाल मोलमैन के कई सारे लीक्स हम पहले ही देख चुके हैं। ये कैरेक्टर एक साइड विलन जैसा रहेगा और हमने ये जो लीक फुटेज देखा था जहाँ द थिंग और ह्यूमन टॉर्च किसी नदी किनारे हैं, तो यहाँ पर इस नदी का पानी तेजी से कम हो रहा है क्योंकि मोलमैन ने जमीन के नीचे कुछ ऐसा कांड कर दिया है जिससे नदी में छेद हो गया है और पानी तेजी से नीचे की ओर बह रहा है। और यही जांच पड़ताल यहाँ पर द थिंग और ह्यूमन टॉर्च करने आए हैं। वहीं इनके यूनिवर्स का क्या नाम है ये सामने नहीं आया है, लेकिन इनका यूनिवर्स एक हाईली डेवलप होगा जो बेस होगा रेट्रो थीम पर। साथ ही कई और सुपर हीरोज भी इस यूनिवर्स में होंगे, लेकिन ये मेन सुपर हीरोज हैं अपने यूनिवर्स के। कुछ समय पहले एक पूरा मैप शेयर किया गया था फैंटास्टिक फोर की सिटी का, और अगर आप यहाँ इस यंग स्ट्रीट पर देखोगे तो एक बिल्डिंग है जो कई रेफरेंस दे रही है। सबसे पहला ये जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है ये सेंटोरम जैसा लग रहा है। भले ही यहाँ पर सिंबल अलग अलग है, लेकिन जो सेंटोरम की कहानी रही है कि वो न्यूयॉर्क के किसी स्ट्रीट पर है, तो उस हिसाब से ये सेंटोरम या बिल्डिंग डॉक्टर स्ट्रेंज का हो सकता है। दूसरा रेफरेंस ये है कि ये बेन ग्रिम का घर है और ये जो विंडो है वो बेन ग्रिम के एक पूजा घर जैसा है। कॉमिक्स में भी यंग स्ट्रीट को बेन ग्रिम के घर जैसा दिखाया गया है। फैंटास्टिक फोर जब अपनी बैक्स्टर बिल्डिंग को खो देते हैं तब वो अपना मिशन इसी घर से शुरू करते हैं। फिलहाल प्लॉट स्टोरी में आगे ये है कि फैंटास्टिक फोर अपने यूनिवर्स में बहुत प्रसिद्ध है। लोग उन्हें चाहते हैं, लेकिन ये आम लोगों की तरह लोगों के बीच में रहते हैं। वो गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, साइंटिस्ट हैं और स्पेस की गतिविधियों पे ध्यान रखते हैं। इसीलिए इन्हें सोसाइटी में बहुत ऊंचा दर्जा मिला है और लोग भगवान की तरह इन्हें पूजते हैं। और तभी लोगों ने इस फैमिली को फैंटास्टिक फोर का नाम दिया है। थिंग अपनी गर्लफ्रेंड अलीशिया के साथ दिखेगा, रीड और सू के बच्चे होंगे, जॉनी अपनी टीम का एक स्पोकमैन होगा। ये सब मूवी की शुरुआत में ही दिखा दिया जाएगा और इसके पीछे की क्या कहानी है इसको बाद में रिवील करेंगे। फिलहाल इसके बाद इस मूवी का पहला हुक या पहला एक्ट रिवील होता है। हमें दिखाया जाता है कि इस फैमिली के साथ कुछ गड़बड़ है और कुछ बड़ी चीजें छुपाई जा रही हैं। साथ ही ये गवर्नमेंट के एक स्पेस मिशन पर भी है जहां वो अर्थ के ऑर्बिट पर पहली बार सिल्वर सर्फर से मिलते हैं। ये फीमेल सिल्वर सर्फर बताती है कि दुनिया को खाने के लिए गैलेक्टस आ रहा है और अब बारी है अर्थ की। हम जानते हैं कि जूलिया गार्नर इस मूवी में फीमेल सिल्वर सर्फर को प्ले कर रही है जिनका नाम होगा शैला बाल, और गैलेक्टस तो इस मूवी का मेन विलन तो है ही। अब यहाँ पर मेरी एक छोटी सी थ्योरी है गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर्स को लेकर। तो मार्वल ने ये कंफर्म किया है कि पूरे मल्टीवर्स में गैलेक्टस सिर्फ एक ही है, बिल्कुल अमेरिका चैविस की तरह। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 2005 में जो गैलेक्टस देखा है ये वही होने वाला है। यहाँ जो पिछला सिल्वर सर्फर मेल था उसने गैलेक्टस के साथ गद्दारी की, तब गैलेक्टस ने इस मेल सिल्वर सर्फर को लिमिटेड कर दिया। पनिशमेंट के रूप में सिल्वर सर्फर की एक सीमा तय कर दी गई और ये अब इस सोलर सिस्टम से बाहर नहीं जा सकता। फिर इसके बाद गैलेक्टस एक नए हैराट की तरफ बढ़ा और उसे मिला शाला बाल। ये हमारे मेल सिल्वर सर्फर की गर्लफ्रेंड है। साथ ही मुझे ऐसा भी लगता है कि मूवी के लास्ट में ये दोनों सिल्वर सर्फर मिल जाएंगे। खैर आगे की स्टोरी लाइन में फैंटास्टिक फोर को ये भी पता चल जाएगा कि वो इस यूनिवर्स से बिलोंग नहीं करते हैं, दरअसल वो सेक्रेट टाइमलाइन से हैं। जहाँ ये किसी एक्सपेरिमेंट में होंगे वहाँ ये डिस्कवर करेंगे एक नया डायमेंशन जो हो सकता है नेगेटिव जोन, और जैसे ही फैंटास्टिक फोर इसको एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे ये मल्टीवर्स में शक होने लगेंगे। हाई रेडिएशन के कारण इनको पावर मिलेगी और गलती से ये पैरेलल अर्थ पर पहुंच जाएंगे। एक बार इस अर्थ पे आ जाने के बाद इनको आभास होगा कि वापस जाने का अब कोई तरीका नहीं है। ये जिस यूनिवर्स में आए हैं वो किसी अर्थ का 60s का एरा है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है और साइंस भी इतना डेवलप नहीं हुआ है, इसीलिए सबसे पहले फैंटास्टिक फोर इस यूनिवर्स को बेहतर बनाते हैं और इस 60s के यूनिवर्स को जितना भी एडवांस किया जाना था उनके टेक्नोलॉजी को यूज करके सबसे पहले फैंटास्टिक फोर इस पर ही काम करते हैं। और फ्लैशबैक में जो मोलमैन के साथ इनकी बैटल हुई थी ये फैंटास्टिक फोर के हीरोइक साइड को खोल देगी सभी लोगों के सामने। फैंटास्टिक फोर ने कई सालों तक अपना समय इस यूनिवर्स को दिया इस उम्मीद से कि वो अपने ओरिजिन टाइमलाइन में पहुंच जाएं। वो अपनी फैमिली के पास जाना चाहते हैं और ये मूवी फैमिली के बारे में ही तो है। अब तक फैंटास्टिक फोर ने अपने घर जाने का रास्ता ढूंढ लिया है। कुछ मेंबर्स घर वापस जाना चाहते हैं और कुछ मेंबर गैलेक्टस से इस अर्थ को बचाना चाहते हैं, लेकिन इसी समय सिल्वर सर्फर अर्थ पर वापस आ जाती है और उसे फैंटास्टिक फोर का पूरा प्लान पता चल जाता है कि वो एक मल्टीवर्स में ट्रैवल करने वाले हैं जिसके लिए उन्होंने राफ्ट जैसे डिवाइस को बनाया है। फिर सिल्वर सर्फर सेक्रेट टाइमलाइन पर पहुंचती है जबकि फैंटास्टिक फोर अपनी जान बचा के भाग जाते हैं और फिर जब वो वापस आती है इस फ्यूचरिस्टिक रेट्रो यूनिवर्स में वो सीधा गैलेक्टस के पास जाती है। उसे बताती है कि दूसरे भी यूनिवर्स हैं
जो लाइफ एनर्जी के साथ फुलफिल है। वहीं ये भी बताया कि मल्टीवर्स में जाने के लिए मिस्टर फैंटास्टिक की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद गैलेक्टस फैंटास्टिक 4 के अर्थ पर आता है। यहाँ गैलेक्टस बीमार और कमजोर है और उसे लगता है कि सेक्रेट टाइमलाइन पे जो यूनिवर्स है उनकी लाइफ एनर्जी से वो फिर से रिकवर हो सकता है। इसीलिए उसे फैंटास्टिक 4 की जरूरत है दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए। अब यहाँ से मूवी का तीसरा एक्ट शुरू होता है। फैंटास्टिक 4 गैलेक्टस की बातों को स्वीकार नहीं करते और फिर अर्थ पर ही इन दोनों के बीच में बैटल शुरू हो जाती है। गैलेक्टस इस अर्थ को बुरी तरह से नष्ट करने लगता है। यहाँ ये भी क्लियर किया गया है कि गैलेक्टस यहाँ हारा नहीं है। साथ ही कई कैमियोज और वेरिएंट यहाँ इस थर्ड एक्ट में दिखाई देंगे। और हाँ, जिन लोगों ने अवेंजर सीक्रेट वॉर्स कॉमिक सीरीज पढ़ी है तो वहाँ पर भी गैलेक्टस का एक मेन रोल था। डॉक्टर डूम जब बियॉन्डर की पावर को लेकर गैलेक्टस को मार देता है तब सभी सुपर हीरोज चौंक जाते हैं कि डॉक्टर डूम बियॉन्ड पावर निकल गया है। इसके अलग कुछ और भी कनेक्शन है जो पूरी मूवी में एक छोटे छोटे एलिमेंट के रूप में चलेंगे, जैसे फ्यूचर फाउंडेशन। तो मूवी में फ्यूचर फाउंडेशन भी है जिसको क्रिएट किया है मिस्टर फैंटास्टिक ने। इसके पीछे का रीजन सिर्फ यही था कि इस प्लेनेट को बेहतर बनाया जा सके और मानवता को एक बेहतरीन भविष्य मिले। इस फाउंडेशन में सुपर इंटेलिजेंट जीनियस बच्चे होते हैं। कॉमिक्स में तो स्पाइडरमैन भी इस फाउंडेशन का हिस्सा रहा है। वही कॉमिक्स में एक स्टोरी लाइन है जो इस मूवी के लिए अडेप्ट की जा सकती है। तो जब मिस्टर फैंटास्टिक ने फ्यूचर फाउंडेशन को क्रिएट कर लिया था तब रीड के फादर नथानियल रिचर्ड्स भी इस फ्यूचर फाउंडेशन का हिस्सा बन गए थे। वहीं दूसरी तरफ वलेरिया जो मिस्टर फैंटास्टिक की डॉटर है उसने डॉक्टर डूम से फ्यूचर फाउंडेशन ज्वाइन करने को कहा है। साथ ही नथानियल जो रीड के फादर हैं, उन्होंने भी डॉक्टर डूम को ज्वाइन करने को कहा। अब कॉमिक्स में वलेरिया के साथ ये था कि वो डॉक्टर डूम को अपना अंकल मानती थी, क्योंकि जब वलेरिया सू के पेट में थी तब एक पॉइंट पर सू को मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ी और ये पेन इतना था कि सू को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसलिए जॉनी स्ट्रॉन्ग जो सू का भाई है वो डॉक्टर डूम से मदद मांगता है। डूम मदद करने को तैयार हो जाता है, लेकिन इसकी एक शर्त होती है कि जो भी बेबी होगा उसका नाम यही रखेगा। फिर इसके बाद सू स्ट्रॉन्ग की लड़की होती है और डॉक्टर डूम उसका नाम रखता है वलेरिया। यहाँ डॉक्टर डूम ने वलेरिया नाम इसलिए दिया क्योंकि जब वो जवानी के दिन में था तब उसे एक लड़की से प्यार हुआ था जिसका नाम वलेरिया था। इसीलिए वलेरिया और डॉक्टर डूम के बीच में एक अलग ही कनेक्शन है। तो अगर डॉक्टर डूम को इस स्टोरी लाइन के साथ दिखाया जाता है तब उसके पास स्क्रीन टाइम भी कम होगा और इम्पैक्टफुल भी लगेगा। वहीं डॉक्टर डूम फ्यूचर फाउंडेशन में आने से पहले अपनी मेमोरी को खो चुका था। मिस्टर फैंटास्टिक डॉक्टर डूम की मेमोरी को वापस लाने में उसकी मदद करते हैं और एक तरह की ब्रेन ट्रांसफर मेमोरी की मदद से डूम की मेमोरी वापस आ जाती है। फिर इसके बाद डूम का बेटा क्रिस्टोफ लेटवेरिया की गद्दी उसको संभालने को कहता है, लेकिन डूम मना कर देता है क्योंकि उसने वलेरिया से वादा किया है। मिस्टर फैंटास्टिक डॉक्टर डूम से पूछते हैं कि तुमने वलेरिया से कौन सा वादा किया है। तब डॉक्टर डूम बताते हैं कि वो वलेरिया की हेल्प कर रहे हैं मिस्टर फैंटास्टिक को हराने के लिए। ये मिस्टर फैंटास्टिक के इविल वेरिएंट्स में से एक है जिनको वलेरिया ने कैद किया हुआ है। साथ ही हम ये भी रूमर जानते हैं कि हमें इस मूवी में काउंसिल ऑफ रीड्स भी देखने को मिलेगी और पुराने फैंटास्टिक 4 के एक्टर भी वापस आ रहे हैं। इसलिए काउंसिल ऑफ रीड्स और डॉक्टर डूम को एक साथ दिखाया जा सकता है। इन इविल वेरिएंट में एक मेकर भी होगा जो सबसे इविल वेरिएंट है मिस्टर फैंटास्टिक का। दूसरी तरफ इस मूवी में जितने भी इवेंट होंगे उनको डॉक्टर डूम से कनेक्ट किया जाएगा और इस ढंग से चीजें डूम्सडे में ट्रांसफर होंगी और जो डॉक्टर डूम के लिए बेसिक प्लॉट सेट किया जाएगा वो यहीं से स्टैब्लिश कर देंगे। वहीं इस फोटो में सू के साथ उसका बेटा फ्रैंकलिन भी है। ये इतना पावरफुल कैरेक्टर है कि ये अपने स्नैप से यूनिवर्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर सकता है, कई पॉकेट डायमेंशन यूनिवर्स और रेल्म बना सकता है और सीक्रेट वॉर्स कॉमिक सीरीज के एंड में इसी ने ही मल्टीवर्स को रिस्टोर किया था। फ्रैंकलिन को लेकर एक छोटी सी थ्योरी ये भी है कि गैलेक्टस फ्रैंकलिन के पीछे है और गैलेक्टस की ये फाइट फ्रैंकलिन को लेकर पर्सनल होने वाली है ताकि वो अपनी जन्मों जन्मांतर की भूख शांत कर सके। थोड़ी देर पहले मैंने ये भी कहा कि गैलेक्टस मल्टीवर्स में सिर्फ एक ही है और इस चीज को मार्वल स्टूडियोज ने कंफर्म भी किया है। अब इस चीज को लेकर कुछ सवाल भी सामने आ जाते हैं, जैसे 2005 में जो हमने गैलेक्टस देखा था वो कैसे इस फ्यूचरिस्टिक रेट्रो यूनिवर्स में आ गया और गैलेक्टस इस यूनिवर्स में था नहीं और गलती से आ गया है। तो ये चीज भी सेंस बनाती है कि गैलेक्टस भी मल्टीवर्स ट्रैवल करना चाहता है। वही फैंटास्टिक 4 भी इस यूनिवर्स के नहीं है जहाँ वो मौजूद है। तो यहाँ पर एक कनेक्शन ये भी हो सकता है कि जिस ढंग से फैंटास्टिक 4 फैमिली इस यूनिवर्स में आ गए, गैलेक्टस भी अपने यूनिवर्स से यहाँ आ गया। कई साल बिताने के बाद गैलेक्टस को आभास हो गया होगा कि इस यूनिवर्स में इनकर्जन शुरू हो रहा है और अब उसे इस यूनिवर्स को छोड़ना है। दूसरी तरफ मिस्टर फैंटास्टिक इंटर डायमेंशनल पोर्टल एक राफ्ट बना लेंगे। राफ्ट की लीक हम पहले भी सुन चुके हैं कि TVA फैंटास्टिक 4 से मदद लेगी और उनकी मदद से एक राफ्ट बनाया जाएगा जिसमें सभी यूनिवर्स के एंकर बीइंग्स होंगे और इस ढंग से ये भी क्लियर हो जाएगा कि इस यूनिवर्स के एंकर बीइंग ये मिस्टर फैंटास्टिक हैं। साथ ही अब TVA भी इन्वॉल्व हो चुकी है, तो इसके पीछे दो ही रीजन है। नंबर 1, फैंटास्टिक 4 फैमिली ने डेडपूल एंड वुल्वरीन की तरह अपने यूनिवर्स को बचा लिया है, या बोल सकते हैं कि मल्टीवर्स को बचा लिया है और इसीलिए ये TVA की नजरों में हीरो बन गए।
दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर का जो यूनिवर्स था वो इनकर्जन की वजह से नष्ट हो गया है और गैलेक्टस को इसी यूनिवर्स में छोड़कर ये फैंटास्टिक फोर फैमिली उस यूनिवर्स से निकल आए। जाने के लिए कोई दूसरी टाइमलाइन नहीं है, इसीलिए फैंटास्टिक फोर टीवीए में दिखाई दे रहे हैं, जहाँ बाद में टीवीए 616 की टाइमलाइन को भी दे सकता है या कोई एक ऐसा यूनिवर्स जो उनके लिए सुटेबल हो। साथ ही अगर हमें ऐसा दिखाया गया कि आरडीजे डॉक्टर डूम इन्हीं फैंटास्टिक फोर फैमिली के यूनिवर्स से थे और जब इस यूनिवर्स में इनकर्जन हुआ, गैलेक्टस को पीछे छोड़ दिया गया मरने के लिए, फैंटास्टिक फोर टीवीए में चले गए और डॉक्टर डूम यहाँ से 616 में आ गया। डॉक्टर डूम सीधा टेलीपोर्ट हुआ माउंट वेंडागोर पर, जहाँ हमने लास्ट बार स्कारलेट विच को देखा था। अब डॉक्टर डूम यहाँ माउंट वेंडागोर में क्यों टेलीपोर्ट हुआ, इसके पीछे भी एक रीजन है। तो माउंट वेंडागोर एक सेफ प्लेस है, कोई भी यहाँ नहीं जा सकता और लोगों से ये जगह छुपी हुई है, इसीलिए तो वांडा ने अमेरिका चेविस को यहीं कैद किया था। दूसरा, ये डार्क होल्ड का मंदिर है जो कॉमिक्स में डॉक्टर डूम के लेटवेरिया की सीमा पर है। वहीं डॉक्टर डूम सारे मैजिक और स्पेल को परफॉर्म भी कर सकता है। बचपन में ही डॉक्टर डूम ने अपने माँ के नोट्स और डार्क होल्ड का यूज करना सीख लिया था और साइंस की मदद से इसको और भी एडवांस बनाया। जैसे डार्क होल्ड में मल्टीवर्स ट्रेवल करने का तरीका सिर्फ एक ही है कि दूसरे यूनिवर्स में किसी भी बॉडी को हम पजेस कर सकते हैं, लेकिन हम खुद की फिजिकल बॉडी के साथ नहीं जा सकते। तो डॉक्टर डूम ने कोई ऐसा रास्ता निकाला होगा कि डार्क होल्ड के साथ साइंस का यूज करके किसी दूसरे यूनिवर्स में पहुंचा जा सके और उसका हर एक यूनिवर्स में ये जो टेलीपोर्ट प्लेटफॉर्म होगा ये माउंट वेंडागोर ही होगा। इसीलिए ये भी रूमर सामने आ रहा था कि हमें डॉक्टर डूम के साथ वांडा भी दिखाई देंगी। तो मेरी ये थ्योरी से ये पॉसिबल होना नजर भी आ रहा है। फिलहाल अवेंजर डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के लिए ये मूवी काफी मायने रखती है, क्योंकि डॉक्टर डूम के पहले दर्शन यही होंगे। हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता कि डूम क्या चाहता है, उसके इरादे क्या है, उसके मोटिवेशन क्या है। थैनोस और कैंग की तरह डॉक्टर डूम का कोई भी इरादा ऑफिशियली हमारे सामने नहीं आया है जिस पर हम बात कर सके और कई थ्योरीज दे सके। अगले साल डूम्सडे रिलीज हो जाएगी और हमारे सामने कोई भी रूपरेखा नहीं है, तो हम ये आशा करते हैं कि ये मूवी इतना बेहतरीन काम करे जिससे लगे कि मार्वल इज बैक। फिलहाल मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।